प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आइए अब हम जो है बाबा नित्यानंद के बारे में बात करें। बाबा नित्यानंद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कुछ साल पहले इस बाबा पर भारत में रेप और यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद से पुलिस उसकी खोज में है। लेकिन उसने 3 साल पहले अलग द्वीप खरीद कर एक नया देश बसा लिया है, जिसका नाम उसने कैलाशा रखा है। यहाँ नित्यानंद की सरकार चलती है, उसकी सेना भी है। अभी हाल ही में उसने संयुक्त राष्ट्र की जिनेवा मीटिंग में अपने देश की प्रतिनिधि तथाकथित स्थायी राजदूत के तौर पर विजय प्रिया नित्यानंद को भेजा था। इस मुद्दे पर यूएन की तरफ से सफाई आ चुकी है। यूएन ने कहा कि विजय प्रिया नित्यानंद ने एनजीओ प्रतिनिधि के तौर पर पब्लिक मीटिंग में भाग लिया था। ऐसे में विजय प्रिया का वक्तव्य अप्रासंगिक है। इसके बाद अब नित्यानंद की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा यूएसके का एम्बेसडर बताती हैं। ने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। इसके बाद से बाबा नित्यानंद शिष्या विजय प्रिया नित्यानंद और कैलाशा देश सुर्खियां बटोर रहा है। जानिए कौन है यूएन में शामिल होने वाली विजय प्रिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली विजय प्रिया ने साल 2014 में कनाडा के मैनीटोबा विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था। वह अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल भाषाएं जानती है। कॉलेज में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है और 2013 और 14 में इंटरनेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मिली थी। हैरानी यह है कि बाबा नित्यानंद अपने देश कैलाशा को असली हिंदू राष्ट्र होने का दावा करता है। उसकी अपनी वेबसाइट है और दुनिया भर में उसके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। इक्वाडोर के नज़दीक मौजूद इस द्वीप देश की दूरी भारत से करीब 17,000 किलोमीटर है। वैसे तो कैलाशा वेबसाइट का दावा है कि दुनिया में उसके देश के नागरिक करीब 2 करोड़ हैं, लेकिन यूएन में शामिल होने का दावा करने वाली विजय प्रिया नित्यानंद ने कहा है कि यहाँ की आबादी 20 लाख है। विजय प्रिया का दावा है कि 150 देशों में कैलाशा के दूतावास हैं। खास बात यह है कि इस देश का अपना झंडा, संविधान, करेंसी, पासपोर्ट और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। संस्कृत, अंग्रेजी और तमिल राजभाषा के तौर पर यहाँ मान्यता दी गई है। यहाँ हिंदू शास्त्रों में मनुस्मृति से कानून चलाए जाने का दावा किया जाता है। हालांकि अभी तक इस देश को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। आइए अब हम क्रिकेट के बारे में बात करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया टीम ने 9 विकेट से अपना नाम कर लिया है। इस टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। बता दें कि इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 197 रन बनाए और 88 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन बनाए। वहीं तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में ही कंगारू टीम ने ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन की अहम साझेदारी से तीसरा टेस्ट अपने नाम किया। तीसरे दिन के खेल में 76 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम को पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पहला झटका लगा। रविचंद्रन अश्विन ने शून्य पर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन ने टीम की पारी को संभाला और ऑस्ट्रेलिया को पहले सेशन में ही जीत दिलाई। ट्रेविस ने दूसरी पारी में 53 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं लाबुशेन ने नाबाद 28 रन बनाए। इस तरह से कंगारू टीम ने तीसरा टेस्ट मैच 9 विकेट से जीत लिया। इस वक्त भारतीय टीम सीरीज 2-1 से आगे चल रही है। ऐसे में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाने के लिए अहमदाबाद टेस्ट मैच भारत को जीतना काफ़ी अहम हो। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किंग गांग भारत दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को चीन के अपने समकक्ष किंग गांग के साथ मुलाकात की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बातचीत थी। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री किंग गांग ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से कहा कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उच्च स्थान पर रखना चाहिए और अपनी सीमाओं पर स्थिति को सामान्य करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से इतर किंग गांग की शुक्रवार को जयशंकर से पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। दिसंबर में किंग ने वांग यी के बाद चीनी विदेश मंत्री का पदभार संभाला है। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। जयशंकर ने किंग को बताया कि भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है क्योंकि उनकी वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां और मुख्य रूप से बॉर्डर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित थी। जयशंकर ने कहा कि G20 ढांचे में क्या हो रहा है इस पर भी हमने संक्षिप्त चर्चा की है, लेकिन बैठक का जोर वास्तव में हमारे द्विपक्षीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता पर था।
किन ने जयशंकर से कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों को नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति को लागू करना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए और विवादों को ठीक से सुलझाना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधों को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। किन ने कहा कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों में उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर स्थिति को जल्दी से जल्द सामान्य प्रबंधन के तहत लाया जाना चाहिए। किन ने कहा कि चीन विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ आदान प्रदान और सहयोग को फिर से शुरू करने, जल्द से जल्द सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत के बीच मतभेदों की तुलना में कई अधिक समान हित है। किन ने कहा है कि चीन और भारत का विकास और पुनरुद्धार विकासशील देशों की ताकत को प्रदर्शित करता है, जो दुनिया की 1/3 आबादी, एशिया और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के भविष्य को बदल देगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों को दुनिया में एक सदी में एक बार होने वाले बदलावों के संदर्भ में देखना चाहिए। द्विपक्षीय सहयोग को अपने अपने राष्ट्रीय कायाकल्प के नज़रिए से समझना चाहिए और आधुनिकीकरण के रास्ते पर भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के कई क्षेत्रों में साझा हित हैं, जिनमें विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। जीवन में एक बार ट्रेन का सफ़र लगभग सभी ने किया है। पहले से लेकर अब तक रेलवे में कई सुविधाएं बदल गई हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए IRCTC जल्दी एक नया फीचर लाने वाली है। यह फीचर आपको केवल आवाज़ की मदद से अपने टिकट बुक करने देगा। भारतीय रेलवे की पर्यटन और टिकटिंग शाखा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC जल्दी आरक्षित टिकट बुकिंग को आसान और त्वरित बनाने के लिए एक नया फीचर ला रही है। यह वॉइस आधारित टिकटिंग सुविधा है। जानकारी मिली है कि IRCTC वर्तमान में अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है, जिससे आस्क दिशा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरैक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम नाम दिया गया है। आस्क दिशा कस्टमर्स को वॉइस कमांड देने देगी और पूरी टिकटिंग प्रक्रिया का पालन करेगी। बताया गया है कि परीक्षण का पहला चरण सफल रहा है और जल्द से जल्द कुछ और कदम उठाए जाएंगे। IRCTC अगले 3 महीनों में AI पावर्ड आस्क दिशा की शुरुआत कर सकता है। AI संचालित टिकटिंग सुविधा के साथ IRCTC प्रतिदिन ऑनलाइन टिकटिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकती है। आस्क दिशा बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से IRCTC द्वारा अक्टूबर 2018 में पेश किया गया था। फिलहाल आस्क दिशा ग्राहकों को टिकट बुक करने देता है और ग्राहक OTP सत्यापन लॉगिन के साथ अन्य सेवाओं के लिए सपोर्ट पास कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को IRCTC यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यात्री IRCTC के चैटबॉट आस्क दिशा 2.0 की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक टेक्स्ट या वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक आस्क दिशा 2.0 पर अपना टिकट कैंसिल भी कर सकता है और कैंसिल किए गए टिकट की वापसी की स्थिति भी देख सकता है। इसके साथ ही अपना PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अपनी ट्रेन यात्रा के लिए बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन भी बदल सकते हैं। साथ ही अपनी यात्रा के लिए ट्रेन टिकट का प्रीव्यू, प्रिंट और शेयर भी कर सकते हैं। IRCTC के चैटबॉट आस्क दिशा 2.0 पर आप अपने सवालों 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में भी पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए IRCTC द्वारा तैयार किया गया एक विशेष कार्यक्रम आस्क दिशा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर उपलब्ध है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई बैठक में एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि क्वाड सदस्य देश नीतियों को लेकर समावेशी और लचीला रुख अपनाएंगे। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा ने भाग लिया। इससे पहले सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में तय मुद्दों पर की प्रगति और नई रणनीतियों को इस मीटिंग में जारी रखा गया है। नई दिल्ली में क्वाड मीटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को बेहतरीन मेज़बानी करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में बात करने के लिए क्वाड सदस्यों के लिए यह एक अच्छा मौका था। बैठक के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आज दिल्ली में क्वाड साथियों के साथ मिलकर अच्छा लगा। हम मानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी में दुनिया की दिशा तय करेगा। हम सबकी इसकी शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशीयामा ने भी क्वाड साथियों का शुक्रिया अदा किया।
हालांकि हयाशी योशीयामा ने घरेलू संसदीय सत्रों के कारण भारत में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। जापान के उप विदेश मंत्री केजी यामादा ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की समकालीन चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा, अहम और उभरती प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर परस्पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कई देशों के कर्ज के जाल में फंसने और पारदर्शी और निष्पक्ष कर्ज की व्यवस्था, अंतरिक्ष अभियान में सहयोग, साइबर सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक प्रभावशाली चर्चा की गई। क्वाड देशों ने अपने संयुक्त बयान में आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच बनाने पर भी बात की। भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास पनडुब्बी INS वेला ओमान पहुंची है। इस भारतीय पनडुब्बी ने ओमान के सलाला बंदरगाह पर डेरा डाला है। मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग की सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भारतीय नौसैनिक पोत और पनडुब्बियां दोस्त देशों के बंदरगाहों पर नियमित रूप से ठहरती रहती हैं। हालांकि ओमान में भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी को रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत और ओमान के संबंध काफ़ी मजबूत हैं। मोदी सरकार के आने के बाद ओमान के साथ भारत की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत और ओमान के बीच 5000 साल पुराना संबंध है। भारत और ओमान के बीच वर्ष 1955 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और वर्ष 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। दोनों देश खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। भारत ने 2019 में ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा था। भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के अलावा साझा युद्धाभ्यास भी होता है। भारत और ओमान अल नागा नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज वायु सेना अभ्यास भी होता है। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच नसीम अल ब्रह नामक अभ्यास भी होता है। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए अरब सागर में तेजी से मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चीन ने इसलिए ही CPEC के तहत ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ओमान के तट से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से हर दिन सैकड़ों की संख्या में तेल टैंकर आते जाते हैं। ऐसे में ओमान में भारतीय नौसेना की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की चिंता की बात हो सकती है। ओमान की सीमा यमन और संयुक्त अरब अमीरात से सटी हुई है। ऐसे में भारत यमन के आसपास मौजूद जलदस्युओं का भी मुकाबला कर सकता है। INS वेला प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की सीरीज की चौथी पनडुब्बी है। इसे 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी औपचारिक कमीशनिंग मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में हुई थी। INS वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े में तैनात है। यह पुराने INS वेला की जगह तैनात है। INS वेला नाम का मतलब सतर्क, बहादुर, विजयी होता है। इसे भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कमीशन किया था। यह उन्नत हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है और इन सभी को सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है। INS वेला स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड जो है 10 ग्राम का 51,750 है और 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 10 ग्राम्स का 56,450 रुपीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माय चैनल और कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।